हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डी के गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉल साइंस के केम कॉलेज जमुई। आज मैं बीए पार्ट 1 प्रतिष्ठा राजनीतिक विज्ञान के प्रथम पत्र राजनीतिक सिद्धांत के एक महत्वपूर्ण पाठ पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है सामाजिक समझौता का सिद्धांत। इस साल अर्थात 2020 की वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सामाजिक समझौता का सिद्धांत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामाजिक समझौता सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक विचारधारा में बहुत महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली माना जाता है। पिछले 200 वर्षों में इस महत्वपूर्ण सिद्धांत का राजनीतिक आंदोलनों पर प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ा है। सामाजिक समझौता सिद्धांत काफ़ी प्राचीन है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताया है कि राजा को अधिकार एक समझौते द्वारा प्राप्त हुए हैं। प्रोफेसर बिलोबी ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत राज्य को समाज के उन व्यक्तियों द्वारा किए गए समझौते का परिणाम मानता है जो संगठन निर्माण के पूर्व सब प्रकार से राजनीतिक नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त थे। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य न तो ईश्वरीय रचना है न तो स्वाभाविक संस्था है, बल्कि यह एक कृत्रिम संस्था है। इसका स्रोत कोई अमानवीय सत्ता न होकर व्यक्ति की इच्छा है। इसका स्रोत कोई अमानवीय सत्ता न होकर व्यक्ति की इच्छा है। राज्य का जन्म व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते के फलस्वरूप हुआ। मनुष्यों ने जानबूझकर और ऐच्छिक रूप से राज्य की स्थापना की। उसके स्थापना के पूर्व मनुष्य प्राकृतिक अर्थात अराजनीतिक अवस्था में था, जिसकी असुविधाओं से उबकर उसने राज्य का निर्माण किया। रोमन न्यायशास्त्रियों के अनुसार राजनीतिक सत्ता का निवास जनता में होता है। जनता ने समझौते द्वारा सरकार को अपनी शक्तियां सुपुर्द कर दी, जिन्हें लौटाया नहीं जा सकता। 16वीं शताब्दी में सामाजिक समझौता सिद्धांत की लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि हुई है। इस सिद्धांत के सबसे बड़े प्रतिपादक हॉब्स, लॉक और रूसो हुए, जिन्होंने सामाजिक अनुबंध सिद्धांतों को 3 तत्वों में बांटा है। पहला, प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था मनुष्य की वह अवस्था थी जब राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी। प्राकृतिक अवस्था में मानव और पशु में कोई अंतर नहीं था। इस अवस्था में मानव कुछ अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था का पालन करता था, परंतु उसका कोई निश्चित सर्वमान्य स्वरूप नहीं था। यह अधिकारपूर्ण और कष्टपूर्ण प्राकृतिक अवस्था थी, जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती थी। लेकिन कुछ विचारकों ने प्राकृतिक अवस्था को आदर्श और परम सुखम का काल स्वीकार किया है और कहा है कि मानव जीवन का वह स्वर्णकाल था। सच पूछा जाए तो प्राकृतिक अवस्था में कोई राजनीतिक संगठन नहीं था। दूसरा तत्व है अनुबंध। प्राकृतिक अवस्था को समाप्त कर राजनीतिक संगठन का निर्माण करने के लिए लोगों ने समझौता किया। समझौते हॉब्स के अनुसार जीवन की रक्षा के लिए, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की असुविधा को दूर करने के लिए और रूसो के अनुसार सभ्यता की बढ़ती हुई पेचीदगियों के कारण विकृत प्राकृतिक अवस्था को छोड़ने के लिए था। इस समझौते से लोगों ने अपनी कुछ स्वार्थ की भावनाओं का त्याग कर पारस्परिक विचार विमर्श किया और एक अनुबंध या संविदा की स्थापना की। तीसरा पॉइंट, राजनीतिक समाज। अनुबंध के कारण प्राकृतिक दशा का अंत हुआ और उसके स्थान पर राजनीतिक समाज की स्थापना हुई। प्राकृतिक नियमों के स्थान पर राज्य के नियमों का प्रादुर्भाव हुआ। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हॉब्स, लॉक और रूसो ने यह बताया है कि राज्य संस्था समझौता या अनुबंध का ही परिणाम है। राज्य उत्पत्ति का समझौता संबंधित सिद्धांत बहुत दिनों तक लोकप्रिय रहा, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस सिद्धांत का प्रभाव घटने लगा। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इसके अलावा बेंथम, हेनरी मैन, टी.एच. ग्रीन, होलर पोलक आदि विद्वानों ने भी इसकी कटु आलोचनाएँ की हैं।
जिन्हें हम 3 शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। पहला, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आलोचना। सामाजिक समझौता के सिद्धांत की आलोचना ऐतिहासिक आधार पर की गई है कि यह सिद्धांत मानव इतिहास को 2 भागों में विभक्त करता है, पूर्व सामाजिक तथा सामाजिक। इस सिद्धांत के अनुसार पूर्व सामाजिक अवस्था के मानव सामाजिक संबंधों से परे था, परंतु यह धारणा असत्य है। अत्यंत आदिम अवस्था में भी मनुष्यों के सामाजिकता के कुछ लक्षण विद्यमान थे, भले ही वे विकसित न रहे हों। यह बात सही है कि उस समय का समाज असंगठित एवं अविकसित था, फिर भी उसे समाज ही कहा जा सकता है। अतः मानव इतिहास को पूर्व सामाजिक तथा सामाजिक 2 भागों में विभक्त करना एक ऐतिहासिक भूल है। इस सिद्धांत की दृष्टि में मानव आदिम अवस्था के आधार पर जो व्यक्ति थे उस अवस्था की इकाई के रूप में थे, परंतु ऐतिहासिक खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्राचीन अवस्था की इकाई व्यक्ति न होकर कुटुंब था। प्राकृतिक अवस्था के संबंध में आलोचकों का यह भी कहना है कि यह अवस्था काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति ने खोज के द्वारा इसकी सच्चा चित्र खींचने का प्रयास नहीं किया। मानव शास्त्रियों का भी कहना है इस तरह की सामाजिक अवस्था कभी भी नहीं रही होगी। सामाजिक समझौता का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है समाज का आरंभ संविदा से होता है। प्रारंभ में सारे व्यक्ति स्वतंत्र और समान थे, जिन्होंने पारस्परिक समझौता करके समाज की नींव डाली। लेकिन सर हेनरी मेन ने अपनी खोजों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि संविदा से समाज का निर्माण नहीं बल्कि अंत हो जाता है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वालों ने अचानक एक दिन आपस में समझौता कर लिया, जिससे समाज तथा राज्य की उत्पत्ति हुई। लेकिन इस संबंध में यह आपत्ति उठाई जाती है कि जो मनुष्य जंगली रहा हो तथा आपस में लड़ता और झगड़ता रहा हो, उसमें यह सूझ कैसे आ गई कि वह समझौता करे, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य असभ्य तथा जंगली था और उसमें राजनीतिक चेतना का भी अभाव था। इस समझौता का उल्लेख इतिहास में कहीं नहीं मिलता कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्य ने सहसा समझौता किया। टी.एच. ग्रीन का भी कहना है कि समझौते द्वारा समाज की स्थापना का विचार केवल एक कल्पना है। कानूनी दृष्टिकोण से आलोचना। सामाजिक समझौता का सिद्धांत यदि यह स्वीकार भी कर लें कि आदि मानव सामाजिक चेतना में इतना आगे बढ़ चुका था कि वह समझौता कर पाया, तो प्रश्न यह उठता है कि उस समझौते को लागू करने के लिए कौन सी शक्ति थी। किसी भी समझौते के वैध होने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पीछे राज्य की स्वीकृति की शक्ति हो। सामाजिक समझौते के पीछे कोई शक्ति नहीं थी, अतः वैधानिक दृष्टि से इस तरह के समझौते की कोई मान्यता नहीं है। यदि प्रारंभिक संविदा ही अवैध है, तो उसके आधार पर की गई बात की सारी संविदाएँ भी निश्चय ही अवैध होगी और ऐसी संविदाओं से प्राप्त होने वाले अधिकारों का कोई वैध या कानूनी आधार नहीं होगा। कुछ आलोचकों ने यह भी कहा है कि समझौता उन्हीं लोगों के साथ समाप्त हो जाना चाहिए था जिन लोगों ने उसे किया। उनकी संतानें उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकती। प्रत्येक नई पीढ़ी को एक नई संविदा करनी चाहिए। इस आधार पर हर पीढ़ी में पुराना राज समाप्त हो जाएगा और नया राज समझौता द्वारा बनता रहेगा। तीसरा पॉइंट, दार्शनिक दृष्टिकोण से आलोचना। सामाजिक संविदा सिद्धांत के विरुद्ध दार्शनिक आपत्तियों को निम्नांकित रूप से रखा जा सकता है। संविदा सिद्धांत में यह स्वीकार कर लिया गया है कि राज्य और व्यक्ति का संबंध मन से किया गया संबंध है, लेकिन सावधानी के साथ विचार करने के बाद यह बात गले के नीचे नहीं उतरती। मनुष्य और राज्य के पारस्परिक संबंधों को ऐच्छिक मान लेना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होती। जिस तरह अपने स्वभाव से व्यक्ति परिवार का एक अंग होता है, उसी तरह वह राज्य का भी एक अंग होता है।
अनुबंधवादी विचारकों के अनुसार राज्य के स्थापित होने के पूर्व प्रत्येक वस्तु स्वाभाविक थी और उसके पश्चात की सभी वस्तुएं कृत्रिम थी। प्राकृतिक अवस्था का जीवन स्वाभाविक था। राज्य और उसके बाद की समस्त सभ्यता और संस्कृति कृत्रिम थी। मानव इतिहास को इस प्रकार दो भागों में बांट देना स्वाभाविक है। इस सिद्धांत के समर्थकों के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन यह धारणा तर्कसम्मत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि किसी सुसंगठित समाज में ही कर्तव्य और अधिकार का मान हो सकता है। संविदा सिद्धांत के प्रतिपादकों द्वारा मानव स्वभाव का गलत चित्र प्रस्तुत किया गया है। जहां हॉब्स मनुष्य को बुरा तथा स्वार्थी बताता है, वहीं रूसो मानव स्वभाव को बहुत उच्च तथा दैविक मानता है। लेकिन सच पूछा जाए तो दोनों ही विचार अतिरंजित हैं। मानव न बहुत बुरा है और न तो बहुत ही अच्छा। समझौतावादियों ने यह भी बताया है कि प्राकृतिक अवस्था में सब मानव समान थे, लेकिन यह तर्क भ्रामक है। इस संबंध में जर्मन विचारक फॉन टॉलर ने कहा था कि असमानता ही प्रकृति है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद सामाजिक समझौते के सिद्धांत को महत्वहीन नहीं कहा जा सकता। इस सिद्धांत का राजनीतिक विचारधारा पर पूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस सिद्धांत ने राजा के दैवी एवं निरंकुश अधिकार पर कुठाराघात कर प्रजातंत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। इसने मानव अधिकारों की पूर्ण व्याख्या की। इस सिद्धांत ने शासक और शासकों के वास्तविक संबंधों की स्थापना की। इस प्रकार यह सामाजिक समझौता का सिद्धांत का आलेख यहीं पर ख़त्म होता है, समाप्त होता है। किसी तरह का क्वेरी अगर बच्चे करना चाहें, छात्र करना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।